9 जून 2024 चित्रदुर्गा से 200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु के कामाक्षीपल्लिया में एक अपार्टमेंट में एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। उसकी नज़र सामने नाले की तरफ पड़ती है जहां पर कुछ कुत्ते एक डेड बॉडी को बहुत ही बुरी तरीके से नोच रहे थे। सुबह सुबह इस तरीके का मंजर देखकर कोई भी घबरा जाएगा, लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत ही लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस उसके बाद में तुरंत उस इंसिडेंट वाली जगह पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेने के बाद में सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस के लिए मुश्किलें ये थीं कि इस डेड बॉडी के पास से कोई भी ऐसा आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला था जिससे ये पहचान हो सके कि आखिर ये मरने वाला व्यक्ति कौन है। लेकिन डॉक्टर के पैनल ने जितनी भी चीज़ें देखी थी उसके हिसाब से ये तो पता चल रहा था कि जो व्यक्ति है जिसकी मौत हुई है इसकी उम्र 30 से 35 साल के आसपास हुई होगी और इसकी मौत को लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। अमूमन ऐसे केसेस के अंदर पुलिस सबसे पहले ये देखती है कि आसपास के किसी पुलिस स्टेशन के अंदर किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है कि नहीं। सिंस ये बॉडी एक नाले के करीब मिली थी तो देखने से लग रहा था कि शायद ये बॉडी कहीं से बह कर आई है। लेकिन उसी समय पुलिस को पता चलता है कि पास के ही एक पुलिस स्टेशन में एक 33 साल के व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी मां ने लिखवाई है, जिसमें उनका बेटा शनिवार 8 जून से गायब है और उसका मोबाइल फोन भी लगाने पर लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस तुरंत ही उस महिला को लेकर उस डेड बॉडी के पास पहुंचती है और उस डेड बॉडी को उस महिला को दिखाया जाता है। जो डेड बॉडी के ऊपर कुछ बचे कुचे कपड़े थे उसे देखने के बाद में इस महिला का दिल सहम जाता है। दरअसल ये जो लाश थी ये किसी और की नहीं बल्कि इनके ही बेटे रेणुका स्वामी की थी। रेणुका स्वामी अपोलो फार्मेसी में जॉब करता था और उसी से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करता था। 8 जून साल 2024 को अचानक से ये कहीं गायब हो जाता है और इसकी मां ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई थी और लगाने से उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ बता रहा था। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर ली थी, लेकिन रेणुका स्वामी की मौत कैसे हुई थी इन सारे पहलुओं से पर्दा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही उठ सकता था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती भी है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में हर किसी का दिल दहल जाता है, क्योंकि इस कत्ल के तार एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ने वाले थे जिसने पूरे बेंगलुरु के अंदर हलचल मचा दी थी। दरअसल जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में जो चीज़ें सामने आई थी उसे सुनने की ताकत तो ना घर वालों में थी और ना पुलिस वालों को उसे बताने की ताकत थी। दरअसल जो रेणुका स्वामी था उम्र 33 साल के आसपास थी, उसकी जुबान काट ली गई थी, उसके जिस्म पर अनगिनत चोटों के निशान थे, हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी। एक 33 साल का व्यक्ति रेणुका स्वामी, उसकी ना तो इतनी उम्र है ना कोई इतना ऐसा बैकग्राउंड है जो किसी से दुश्मनी होगी। एक अपोलो फार्मेसी में एक छोटी सी जॉब करता है। आखिर एक छोटी सी जॉब करने वाले व्यक्ति की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। और जिस तरीके से मौत हुई थी वो इतनी ज़्यादा भयावह थी, इतना ज़्यादा प्रताड़ित करके उसको मारा गया था कि जिसकी वजह से ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे इससे किसी ने अपनी सालों पुरानी दुश्मनी निकाली हो। ये जो पूरा केस था इतना हाई प्रोफाइल केस भी नहीं था, इसलिए मीडिया का इस केस की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है और पुलिस भी इस केस को इस तरीके से आइडेंटिफाई कर रही थी, इस तरीके से इस केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जैसे अमूमन हर केस पर पुलिस करती है। लेकिन इस केस के तार जिस किसी से भी जुड़े हुए थे वो इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि आने वाले दिनों में पूरे कर्नाटक के अंदर हलचल मच जाने वाली थी। 9 जून साल 2024 की ये बात है, लेकिन 10 जून साल 2024 को अचानक से पुलिस स्टेशन के अंदर 3 व्यक्ति आते हैं, राघवेंद्र, कार्तिक और केशव मूर्ति। और ये तीनों लोग बताते हैं कि इन्होंने ही पैसे के लेन देन के चलते इस रेणुका स्वामी की हत्या कर दी। जिस केस के अंदर पुलिस को ना तो कोई मोटिव मिला था, जिस केस के अंदर पुलिस को ना कोई क्लू मिला था, उस केस के अंदर अचानक से 3 लोग आते हैं और वो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने ही पैसे के लेन देन के चलते इस रेणुका स्वामी की हत्या कर दी। देखा जाए तो इस केस के अंदर जो तीनों कातिल थे उन्होंने खुद आकर पुलिस स्टेशन के अंदर अपना जुर्म कबूल किया था। यानी जो केस अभी तक अनसुलझा था वो केस खुद से खुद सुलझ गया था और क्लोज होने के कगार पे था। लेकिन उसी समय इस पुलिस थाने के अंदर वहाँ के जो एसपी होते हैं उनकी एंट्री होती है और जब एसपी साहब ये पूरा केस सुनते हैं तो उनको इन तीनों का खुद थाने आकर जुर्म कबूल कर लेना थोड़ा हजम नहीं होता है। इसलिए जो एसपी साहब होते हैं इन तीनों ही व्यक्तियों को अलग अलग बिठाते हैं और अलग अलग बिठाने के बाद में इन तीनों से पूछताछ करते हैं कत्ल कैसे, कब और कहाँ किया था। और तीनों ही लोग इस पे अलग अलग अपने जवाब देते हैं। तीनों ही लोगों के जब बयान अलग अलग होते हैं तो जो एसपी साहब होते हैं वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद में एक टीम का गठन किया जाता है और जो टीम होती है इन तीनों के मोबाइल का CDR, कॉल डिटेल, लास्ट लोकेशन, जब सारी चीज़ें खंगालते हैं तो उसमें एक ऐसी चीज़ पता चलती है जिसे सुनने के बाद में शायद आगे आप हैरान होने वाले हैं। दरअसल इन तीनों के मोबाइल नंबर पर एक नंबर की लगातार बात हो रही थी और इस नंबर के बारे में जब पता किया जाता है तो पता चलता है ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन का है।
अब बड़ी हैरानी की बात थी, एक चैलेंजिंग सुपरस्टार जिसने बहुत सारी हिट मूवीज दी हैं, बहुत बार उसे बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है, आखिरकार वो इन तीनों साधारण से दिखने वाले व्यक्तियों के टच में क्यों था। इसलिए एसपी साहब को जब कुछ दाल में काला लगता है तो वो दर्शन की लास्ट लोकेशन खंगालते हैं। तो पता चलता है कि बीते 48 घंटे के अंदर जो तीनों मुजरिम हैं, जो तीनों कातिल हैं जिन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है, और दर्शन, इन चारों लोगों की लोकेशन एक जगह पर थी। एक आम से दिखने वाले इंसान रेणुकास्वामी की हत्या हो जाना, 3 लोगों का खुद चलकर पुलिस थाने आना, खुद से जुर्म कबूल करना, और एक सुपरस्टार से इन तीनों का कनेक्शन, ये बात कोई आम बात नहीं थी। और इसी सारी क्लू ने इस पूरे केस की जो सुई थी वो अलग डायरेक्शन में मोड़ दी थी। जब एसपी साहब को इनके ऊपर शक हुआ तो एसपी साहब ने इस बार इन तीनों से कड़ाई से पूछताछ की, और जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की तो इसमें से एक व्यक्ति पुलिस के सामने टूट जाता है, और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है उससे पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री दहल के रह गई। Now a high-profile murder scandal in full media glare. More sensational details have emerged in the murder case involving Kannada actor Darshan. So hey guys, welcome back to my channel Hate and Truth, and today we are going to discuss murder case of Renukaswamy. सुपरस्टार दर्शन का कंट्रोवर्सी से बेहद ही पुराना नाता है। साल 2003 में इनकी शादी विजय लक्ष्मी से होती है, और उसके बाद में दोनों को एक बेटा भी हो जाता है। समय गुजरता है और साल 2011 के अंदर जो विजय लक्ष्मी होती है वो दर्शन के ऊपर मारपीट और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज कराती है, और उसके बाद में उन्हें 11 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भी जाना पड़ता है। बात यही नहीं रुकती है, बल्कि साल 2016 के अंदर उनकी पत्नी उनके ऊपर एक और केस लगाती है। इस बार मामले को जैसे तैसे कर निपटा लिया जाता है। साल 2021 में मैसूरू में एक वेटर के साथ में भी मारपीट करने की बात सामने आई। हालांकि सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर जो विक्टिम था उसको 50,000 रुपए कंपनसेशन देकर मामले को निपटा लिया गया। साल 2022 एक प्रोड्यूसर भारत ने दर्शन के ऊपर जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया। साल 2023 उनके पड़ोसी ने कार पार्किंग को लेकर दर्शन के द्वारा कुत्ते छोड़कर उनके ऊपर कुत्ते छोड़ने का आरोप लगाया, जिसके बाद दर्शन के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन उस मामले को भी रफा दफा कर दिया गया। 10 साल पहले दर्शन और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी के बीच बिगड़ते रिश्तों की वजह एक महिला और भी थी, और उसका नाम था पवित्र गौड़ा। पवित्र गौड़ा एक फैशन डिजाइनर थी और एक उभरती हुई एक्ट्रेस भी थी, लेकिन कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद में उन्होंने शादी कर ली, और शादी होने के बाद में उन्हें एक बेटी भी होती है, लेकिन कुछ समय के बाद में उनके पति से उनके झगड़े होने लगते हैं। उसके बाद में वो अपने पति से अलग रहना शुरू कर देती हैं। उसी समय दर्शन को अपनी मूवी के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी, और उसी समय पवित्र गौड़ा दर्शन से टकरा जाती हैं। किसी रीजंस की वजह से पवित्र गौड़ा को दर्शन की ये फिल्म तो नहीं मिली, लेकिन दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब आ गए थे। सालों साल ये सब कुछ बहुत चुपचाप तरीके से चलता रहा, लेकिन नवंबर साल 2023 में पवित्र गौड़ा ने अपनी बेटी के बर्थडे के मौके पर ये तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की। Happy birthday to you। जिस वीडियो में दर्शन केक काटते हुए साफ दिखाई पड़ रहे हैं, और इसी बीच में साल 2015 से जो एक अफवाह उड़ रही थी पवित्रा और दर्शन के अफेयर के बारे में, इस घटना ने उन सारी ही चीज़ों को, उन सारी ही बातों को एक बार फिर से हवा दी थी। लेकिन असली इस खेल के अंदर ट्विस्ट जब आता है, जब ये वाली रील पवित्रा पोस्ट करती हैं। इस रील से पवित्रा ने पब्लिकली ये रिवील कर दिया कि शादीशुदा होने के बाद में भी दर्शन के पवित्रा से पिछले 10 सालों से एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है, और इस वजह से अब ये जो खबर थी आग की तरह सोशल मीडिया के ऊपर फैलने लग जाती है। इस वजह से ना कि ये रील वायरल होती है, बल्कि इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि दर्शन और पवित्रा के बीच में वो वाले रिश्ते हैं। इस रील से विजय लक्ष्मी भड़क गई और सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट कर उन्होंने पवित्रा के चरित्र पर सवाल उठा, और अगली ही पोस्ट में विजय लक्ष्मी ने कैप्शन के साथ में ये तस्वीर भी पोस्ट की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नाले में मिली एक लाश जो कि रेणुकास्वामी की थी, उससे इन सारी बातों का क्या कनेक्शन था, लेकिन ट्रस्ट मी, यहीं से इस पूरे केस की शुरुआत होती है। साउथ इंडिया में एक्टर्स को जिस लेवल का, जिस दर्जे का प्यार मिलता है, शायद ही दुनिया के किसी हिस्से में एक्टर्स या फिर एक्ट्रेस को इस तरीके का प्यार मिलता हो। इसी तरह लोग दर्शन को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दर्शन की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, ढेर सारे ग्रुप्स हैं, और लोग दर्शन को भगवान की तरह पूजते हैं। और यही वजह थी कि सोशल मीडिया के ऊपर पवित्र गौड़ा और विजय लक्ष्मी के बीच में जो जंग छिड़ी, उसमें बहुत सारे ऐसे फैंस थे दर्शन के जो विजय लक्ष्मी के साथ थे, और वो विजय लक्ष्मी के परिवार को टूटता हुआ नहीं देखना चाहते थे। और इस सब में ज़्यादातर जो फैन होते हैं वो विजय लक्ष्मी की साइड जाते हैं, क्योंकि उनको मानना था कि विजय लक्ष्मी ही दर्शन के लिए बेस्ट है और वही उनकी हमसफर है। और वो सारे लोग इस पवित्र गौड़ा के और दर्शन के रिश्ते को गलत मानते थे।
और पवित्रा को उनके भगवान का घर तोड़ देने वाली महिला कहा करते थे, जिस वजह से पवित्रा को सोशल मीडिया के ऊपर उनकी जितनी भी पोस्ट होती थी उन पे बहुत सारा हेट मिलने लगा और कमेंट्स में लोग उन्हें बुरा भला कहने लगे। इस वजह से पवित्रा को अपना कमेंट सेक्शन मजबूरन बंद करना पड़ा। अब यहाँ से शुरू होती है रेणुका स्वामी की कहानी। कर्नाटका के चित्रदुर्गा में रहने वाला एक 33 साल का व्यक्ति जिसका नाम रेणुका स्वामी, ये उन्हीं डाई हार्ड फैन में से एक था जो दर्शन को अपने भगवान की तरह माना करता था। सालों से वो दर्शन की हर एक मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो किसी भी हाल में देखने के लिए जाया करता था। इसी बीच में पवित्रा गौड़ा सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करती और रेणुका स्वामी उन एक फैंस में से था जो पवित्रा और दर्शन के रिश्ते को गलत ठहराता था। इसी वजह से जो भी उसकी पोस्ट होती थी उस पर यह गलत तरीके से कमेंट्स करता, क्योंकि इसका मानना था कि वो जिसे भगवान की तरह पूजता है वो व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने बेटे को धोखा नहीं दे सकता। इसी वजह से ये अक्सर पवित्रा गौड़ा की पोस्ट पर गलत कमेंट्स करता, उसे बुरा भला कहता और उसे दर्शन से दूर रहने की धमकियां दिया करता था। जून के फर्स्ट वीक में पवित्रा गौड़ा सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट करती है और उस पोस्ट के ऊपर रेणुका स्वामी एक फेक आईडी से कमेंट्स करता है और उन्हें मैसेज भी करता है। इत्तेफाक से जो पवित्रा गौड़ा होती है उसके मैसेज को देख लेती है और उसके पोस्ट को, उस जो कमेंट्स थे उसको पढ़ भी लेती है और उस पर एक रिप्लाई भी करती है। कहती हैं टाइम विल आंसर यू, वेट एंड वॉच, वक्त जवाब देगा, बस तुम देखते जाओ। पवित्रा गौड़ा इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है इस बात से कि वो दर्शन के पास पहुंचती है और दर्शन के पास पहुंचने के बाद में कहती है कि तुम्हारे फैंस हमारे रिश्ते को किस तरीके से लेते हैं, वो किस तरीके की बातें करते हैं, हमें और तुम्हें इन फैंस के बारे में कुछ करना चाहिए। बार बार पवित्रा गौड़ा के फोर्स करने के बाद में जो दर्शन होता है वो कहता है कि ठीक है। पुलिस की पूछताछ और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दर्शन का एक एम्प्लॉय था पवन, उसने दर्शन के कहने पर एक फेक अकाउंट बनाया पवित्रा गौड़ा के नाम से और उसके बाद में उसने रेणुका स्वामी से चैट करना शुरू की। रेणुका स्वामी पवित्रा गौड़ा की इस फेक आईडी के झांसे में भी आ गया और उससे बात करने लगा। बातों ही बातों में उसने एक मैसेज में अपना नाम और अपना एड्रेस रिवील कर दिया। उसके बाद में दर्शन अपने एक जानने वाले राघवेंद्र को रेणुका स्वामी के बारे में बताता है और उससे कहता है कि तुम्हें इसका अपहरण कर बेंगलुरु लेके आना पड़ेगा। और 8 जून साल 2024 को जब रेणुका स्वामी अपने फार्मेसी से काम कर लौट रहा होता है, उसी समय राघवेंद्र और उसके कुछ दोस्त इसे रास्ते में मिलते हैं और इससे कहते हैं कि तुमने सोशल मीडिया के ऊपर जो पवित्रा गौड़ा के पोस्ट पर कुछ कमेंट्स किए हैं, उस कमेंट्स के बदले में तुम्हें दर्शन से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेणुका स्वामी जो दर्शन का डाई हार्ड फैन था, उसको ये लगता है कि दर्शन से मिलने का मौका मिलेगा, माफ़ी मांग लेगा, लेकिन अपने भगवान से उसे मिलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि माफ़ी मांगने के बहाने उसके लिए एक जाल बिछाया गया है। उसके बाद में राघवेंद्र और उसके दोस्त इस रेणुका स्वामी को अपने साथ बिठाकर बेंगलुरु के RR नगर स्थित एक अपार्टमेंट में लेके पहुंचते हैं जो कि एक अलग जगह पर लोकेटेड था और इस सब के लिए दर्शन ने इन लोगों को 30 लाख रुपए का ऑफर दिया था। रेणुका स्वामी को RR नगर स्थित इस अपार्टमेंट में रखा जाता है और यहीं पर शुरू होता है टॉर्चर का खेल। पूरा दिन इसे लातों, घूंसों और डंडों से मारा जाता है और शाम के करीब 6 बजे के आसपास दर्शन वहां पर पहुंचता है और दर्शन को अपने पास आता हुआ देख ये जो रेणुका स्वामी था ये खुश हो जाता है। अधमरी सी हालत में ये सोचता है कि जिस तरीके से हीरो मूवी के अंदर विलेन को खात्मा करने के लिए अपने चाहने वालों को बचाने के लिए आता है, शायद दर्शन भी उसको बचाने के लिए आया है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, दर्शन उसको बचा लेगा। लेकिन रेणुका स्वामी को ये नहीं पता था कि रील और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा अंतर होता है और यही जो अंतर था ये रेणुका स्वामी की ज़िंदगी पर भारी पड़ने वाला था, क्योंकि दर्शन इस रेणुका स्वामी को बचाने नहीं आया था बल्कि इसकी ज़िंदगी के ऊपर ऐसे जख्म देने आया था कि जिसको सुनकर अच्छे खासे इंसान की रूह कांप जाए। रेणुका स्वामी जिसे अपने भगवान की तरह चाहता था, जिसे अपने भगवान की तरह मानता था, उसने हैवान बनकर रेणुका स्वामी को कुछ ऐसी यातनाएं दी कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेणुका स्वामी के शरीर पर 15 लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस समय रेणुका स्वामी को इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था उस समय पवित्रा गौड़ा भी वहां पर मौजूद होती है और पूरा दिन टॉर्चर की वजह से रेणुका स्वामी की मौत हो जाती है। रेणुका स्वामी की इसी साल शादी हुई थी और साल के अंत तक दोनों पेरेंट्स भी बनने वाले थे। रेणुका स्वामी की पत्नी सहाना वो लगातार रेणुका स्वामी को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगातार फोन लगाने के बाद भी रेणुका स्वामी का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। उसे ये खबर भी नहीं थी कि वो अपने हस्बैंड को अब कभी भी देख नहीं पाएगी। अगले ही दिन सुबह 3 बजे के आसपास इन लोगों ने रेणुका स्वामी की डेड बॉडी को कार में रखकर कामाक्षी पल्लिया, जहाँ पर एक नाला है, उसके आसपास फेंक दिया। और फिर उसके बाद जो हुआ वो आपको पता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड की नज़र एक डेड बॉडी पे पड़ती है जिसे कुत्ते खींच रहे थे। उसके बाद में पुलिस तक बात पहुंचती है, 3 लोग आते हैं, जुर्म कबूल करते हैं, लेकिन वहाँ के जो SP होते हैं उन्हें इस पूरी दाल में कुछ काला लगता है। इस वजह से जब वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इस वजह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री दहल जाती है, क्योंकि इस सब में एक ऐसे सुपरस्टार का नाम आता है जिसे लोग भगवान की तरह चाहते हैं।
क्योंकि इस केस के अंदर राघवेंद्र, कार्तिक और केशव मूर्ति ये खुद पुलिस स्टेशन जाकर पूरा जुर्म अपने सर पे लेना चाहते थे और इस सब के लिए दर्शन ने इन्हें 5-5 लाख रुपए देने का वादा भी किया था। दर्शन ने अपने इस पूरे प्लान को बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया था, लेकिन उसको नहीं पता था जिस तरीके से उसने प्लान बनाया है वही एक दिन उसकी सारी पोल पट्टी खोल देगा। बहुत मुमकिन था कि अगर ये तीनों लोग पुलिस स्टेशन ना पहुंच पाते और पुलिस स्टेशन जाने के बाद में पुलिस को ये सब बातें ना बताते और पुलिस के सामने ये नहीं कहते कि हमने ही उसका मर्डर किया है, तो बहुत मुश्किल था ये पूरा केस रिवील हो पाता। पुलिस को सीसीटीवी कैमरेस के अंदर 2 ऐसी गाड़ियां भी मिली थी जिनके जो नंबर थे वो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गए थे। उसके बाद जब पहचान की गई तो पता चला ये दोनों ही गाड़ियां सुपरस्टार दर्शन की थी। उसके बाद में जो ड्राइवर होता है उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बताई थी। पुलिस को राघवेंद्र के पास से 30 लाख रुपए भी मिले जो दर्शन ने ये पूरा काम करने के लिए उसको दिए थे। CDR और जो फेक अकाउंट से मैसेजेस किए गए थे वो भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिए हैं। अब ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इस केस के अंदर किस तरीके से किसको सजा मिलती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एज पर रिपोर्ट इस पूरे वारदात के बाद में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें दर्शन, पवित्र गौड़ा और अन्य 16 लोग हैं और इसमें पवित्र गौड़ा को फर्स्ट एक्यूज बनाया गया है और दर्शन को सेकंड एक्यूज बनाया गया है। तो ये था पूरा केस और इसी के साथ ये केस क्लोज होता है। इसी तरीके की बेहतरीन क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और केस के साथ में। सी यू सून।